हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है दैट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ 4 + 44 + 444 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो आपको n टर्म्स तक इस पूरी सीरीज़ का सम निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं। वैसे ही क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यूजुअली जब भी हम लोग सम निकालते हैं तो हमारे पास एक एस एन का फॉर्मूला होता है। जीपी के केस में है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास a इंटू r⁻n−1/r−1, जहाँ पे a आपका होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशो। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग कॉमन रेशो लेते हैं। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग कॉमन डिफरेंस लेते थे ना, वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग कॉमन रेशो लेते हैं। n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बेसिक होता था। ठीक है, जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करें बेटा, तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ आपको दी हुई है ये जीपी में नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है। क्यों, ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि देखो, अगर आप 44 को 4 से डिवाइड करते हो, 44/4, ठीक है, तो ये 11 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 444/44 करोगे तो वो आपके पास 11 नहीं आएगा। कैसे, देखो डिवाइड कर सकते हो आप, 4 11 ज़ा, 4 1 1 1 ज़ा। ठीक है, अब इसे डिवाइड करोगे तो कुछ डेसिमल में आंसर आएगा, है ना, तो वो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, मतलब जो कॉमन रेशो है वो नहीं आ रही है, मतलब ये जो सीरीज़ है आपको दी हुई है ये आपकी जीपी में नहीं है। ठीक है, तो जीपी में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे करने, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे इस पूरी सीरीज़ में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है? 4 कॉमन दिख रहा है। तो अगर आप 4 को बाहर निकाल लो, ठीक है, कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 4 आए 1। ठीक है, फिर 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 44 आए 11। वैसे ही 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया? बेसिकली हमने 4 को कॉमन निकाल लिया। आराम से देखना, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन के आने की। ठीक है, वैल्यू बदल सकती है, हो सकता है 4 की जगह 7 पूछ ले या 4 की जगह 10 पूछ ले, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, समझ में आ गया? पहले स्टेप में क्या किया हमने, 4 कॉमन ले लिया इस पूरी सीरीज़ से। ठीक है, सीरीज़ क्या होता है, जब भी किसी सीक्वेंस में बीच में प्लस लगा दिया जाए तो उसे सीरीज़ कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब आपको क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आपको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे, 4 से ऊपर और नीचे, नीचे क्या है, नीचे 4 के नीचे 1 है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई एम सॉरी, ऊपर और नीचे 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर आप ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 9 आप वैसे भी कर सकते हो, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली 9 को ना ये अंदर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 9 को इस अंदर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, 9 × 1 9, 9 × 11 99, और ऐसा ही चलता जाएगा कि 999 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। अपॉन में 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड भी कर दिया, समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप में हमने 4 कॉमन निकाला था, सेकंड स्टेप में हमने 9 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड किया, और 9 को जो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था उसे अंदर हमने सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप हमारा है 4/9 को तो वैसे ही रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म्स है ना बेटा, यहाँ पे 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 का आप लिख सकते हो 10 - 1, 10 - 1 इज़ 9। वैसे ही 99 को आप क्या लिख सकते हो, 99 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1। ठीक है, वैसे ही आप 999 को क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब। 10 का क्यूब क्या है भाई, 1000, 1000 - 1 कितना होता है, 999। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं। फिर से क्या बोला मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, मैंने 4 कॉमन निकाला। ठीक है, 4 कॉमन निकाला तो ये हमारे अंदर कुछ ऐसे टर्म्स है।
फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर हमने 9 ये सारी टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा आया और नीचे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो ऊपर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था ना नंबर्स को, उसे हमने ब्रेक किया 10 की फॉर्म में। तो 10 की फॉर्म में ब्रेक करने से 9 को हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। 99 को 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 माइनस 1 कितना होगा 99। ठीक है, वैसे 999 को आप 10 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू n टर्म्स। n टर्म्स मतलब हमें नहीं पता ना कितने टर्म्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको वैसे ही रहने दो। अब क्या देखो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब है, तो इसे आप अलग से ले लो। और यहाँ पे 1 1 1 है ना, बेसिकली -1, इसको आप अलग से ले लो। ठीक है, तो अगर आप 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब ये साथ में ले लेते हो, डॉट 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 डॉट, ठीक है, प्लस -1 -1 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक अप टू n टर्म्स, है ना, अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये भी अप टू n टर्म्स ही है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप नोटिस करो, अगर आप ध्यान दो, 4/9 को वैसे ही रहने दो। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो ये वाली जो चीज़ है ना बेटा, ये आपकी किस में आ गई, ये आपकी जीपी में आ गई। कैसे जीपी में आई, फर्स्ट टर्म आपके पास 10 आ गया और कॉमन रेशियो निकालोगे तो आपका अगेन 10 आ जाएगा, है ना। 10 का स्क्वायर अपॉन 10 या फिर 10 का क्यूब अपॉन 10 का स्क्वायर, मतलब 1000 अपॉन 100 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, या फिर 100 अपॉन 10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब कॉमन रेशियो भी 10 है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म भी 10 है, मतलब कॉमन रेशियो सब में इक्वल आ रही है। ठीक है, मतलब ये एक जीपी है। तो अब ये आपका एक जीपी बन गया, इसका सम निकाल लो। ठीक है, क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे। तो ऐसे इनका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्योंकि r जो है वो जो कॉमन रेशियो आपकी 1 से बड़ी है, इसलिए यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वरना फिर हम लोग 1 - r⁻n वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म है आपकी 10, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, कॉमन रेशियो आपके पास 10 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है आपके पास n टर्म्स है ना, आपके पास n टर्म्स है। ठीक है, तो n टर्म्स हैं तो रेज़ टू पावर n -1 अपॉन 10 - 1 आपके पास 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इजी, यस। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, प्लस। अब देखो, अगर मैं लिख रही हूँ, एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी है, अगर मैं लिख रही हूँ 2 × 2 × 2, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर मैं लिख रही हूँ 2 + 2 + 2 + 2 डॉट 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 इन प्लस n टर्म्स, मतलब 2 को अगर मैं n बार मतलब ऐड कर रही हूँ तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या, 2 × n। एक बार सोच के देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को 5 बार ऐड कर रही हूँ, 2 या 4 बार, चलो ठीक है, ठीक है, तो क्या मैं इसे 2 × 4 नहीं लिख सकती क्या, है ना। तो जितनी बार आप ऐड कर रहे हैं उतनी बार उसकी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही अगर मैं -1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं इसे -1 × n नहीं लिख सकती, और अगर मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ मतलब ये -n हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस -n हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, मैंने बेसिकली -1 को मैंने बेसिकली -1 × n कर दिया, तो वो -1 × n -n हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, इजी लगाना। चलो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, आप एक काम कर सकते हो कि 10 को आप अंदर ले जाओ। ठीक है, 10 को अगर आप अंदर ले जाओगी तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो 10 की पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 10 की पावर n है। आपने एक एक्सपोनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a⁻m × a⁻n, जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी मतलब m + n हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस सेम है 10 पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये 10⁻n + 1 या 1 + n एक ही बात है, लिख लो। ठीक है, माइनस यहाँ पे ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 9, ये भी यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा -n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, आराम से देखिए, और इसको अगर आप देखो तो ये 10⁻n + 1 - 10, इसको आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -9n हो जाएगा, अपॉन में 9। ठीक है,
बस आपका आंसर आ गया 4/9। 9 से कितना होता है 81। बेसिकली मैंने 9 को बाहर शिफ्ट कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ेंगे आपका आंसर सही ही माना जाएगा, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। बट हाँ, एक बात है जो कि आपके टीचर की भी पर्सपेक्टिव पे डिपेंड कर सकती है कि उन्हें कैसा आंसर चाहिए और आपने क्या आंसर लिखा है, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट आंसर होता है, ठीक है, इसे कंप्लीट आंसर बोलेंगे, ठीक है। जब आप सारी चीज़ें बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, है ना, वो सब अगर आप कर लो तो यहाँ तक आपका आंसर पूरा माना जाएगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करना बेटा। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे हमें इस सीरीज़ का सम पूछा था। अब सम पूछा था तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 9 9 है ऐसा होता तो हम लोग 9 कॉमन ले लेते, ठीक है। तो वैसे हमने यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो अंदर आपका 1 + 11 प्लस डॉट 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 ये आपका nth टर्म्स तक रहा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर जो 9 से मल्टीप्लाई किया उसे हमने हर इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इसे 9 को मैंने 10 - 1 लिख दिया, 99 को 10² - 1, 999 को 10³ - 1, इस प्रकार से मैंने लिखा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखो तो मैंने 10 10² 10³ को एक साथ रख लिया और -1 - 1 को एक साथ रख लिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी n टर्म्स, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ये तो भाई एक जीपी बन रहा है, और अगर जीपी बन रहा है तो हमने नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा के इस जीपी को सॉल्व कर लिया, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि n टर्म्स हैं और हर टर्म -1 - 1 है, तो इनका जो सम हो जाएगा वो -1 × n हो जाएगा, जो कि -n हो जाएगा, ठीक है। तो -n यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन हमने बस जो 10 था आपके पास उसको आप ब्रैकेट के अंदर लेते गए, और जो लास्ट में 9 था इसको आपने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। देखो मैंने इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लिया है, यूजुअली टीचर्स इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाती हैं, लेकिन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को नहीं समझ में आता है कैसे करना है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, बट फिर भी ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से बने, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया कंपैरेटिवली। बट आई होप आपको इस वीडियो के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।